हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वारिधि। आज हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीएड प्रोग्राम का। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये डॉक्टर बीएस ब्लूम ने दिया था, जिनका पूरा नाम बेंजामिन सैमुअल ब्लूम है और ये एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर एक वर्गीकरण दिया सन 1956 में, जिसको पॉपुलरली हम लोग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। टेक्सोनॉमी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, टेक्सिस और नोमोस। टेक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट्स एंड नोमोस का मतलब है साइंस, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी साइंस जिसमें कुछ अरेंजमेंट किए जा सकते हैं, या ये एक ऐसी ब्रांच कहलाती है जो वर्गीकरण से संबंधित है। मतलब इट्स अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ पर किसी भी चीज़ को वर्गीकृत किया जा सकता है, एक ऐसी साइंस होती है जिसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। नाउ कमिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या है? ये मानव के बौद्धिक स्तर का एक वर्गीकरण है। मतलब उसको परिभाषित करने का, उसमें विभेदीकरण करने का एक स्वरूप है, एक वर्गीकरण है, जो हमें बीएस ब्लूम के द्वारा सन 1956 में दिया गया था। इसको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है। डोमेन्स का मतलब होता है कैटेगरी। तो ब्रॉडली इसको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया है। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, जिसको हम बोधात्मक कहते हैं या ज्ञानात्मक कहते हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष की हम यहाँ बातें करते हैं। दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, जिसमें हम भावात्मक पक्ष को देखते हैं। और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन, जिसमें हम बालक के क्रियात्मक पक्ष को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष या बोधात्मक की। जब हम बातें करते हैं, ये जो कॉग्निटिव डोमेन में ये वर्गीकरण किया गया है, ये डॉक्टर बीएस ब्लूम ने किया था 1956 में। और ये एक हायरार्किकल ऑर्डर है, मतलब एक क्रमबद्ध चीज़ है। जैसे नीचे से स्टार्ट करते हुए हम ऊपर चलेंगे। जैसे पहला स्तर आता है आपका ज्ञान का। तो ज्ञान जो है, सबसे पहले कोई चीज़ हमने सुनी तो वो हमारे ज्ञान में आती है। उसके बाद हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसे अपने सामान्य जीवन में प्रयोग में लाते हैं। फिर प्रयोग करते करते उसके छोटे छोटे पक्षों में उसको डिवाइड करके उसको पूरी तरह समझ लेते हैं। उसके बाद जोड़कर कुछ नया बनाते हैं, जिसको हम सिंथेसिस कहते हैं। और फिर उसका जजमेंट करते हैं कि ये कितना उपयोगी है और कितना हमारे लिए इसकी यूटिलिटी है, या उसके विषय में हम कोई भी चीज़ को जस्टिफाई करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ये नीचे से ऊपर जो क्रम आपका चलता है, वो लोअर से लेकर हाई ऑर्डर थिंकिंग की हम बात करते हैं। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन, जो आपके 3 पार्ट्स हैं, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग में आ जाते हैं। जबकि एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन जो हैं, वो हाई ऑर्डर थिंकिंग की बात करते हैं। अब इस टेक्सोनॉमी को सन 2001 में दोबारा से रिवाइज किया गया। रिवाइज करने के बाद जो पहले टर्म्स थी, हमारी ओरिजिनल टर्म्स जो थी, वो हमारी नाउन के फॉर्म में थी, जिनको नई टर्म्स में जब डिफाइन किया गया तो उनको वर्ब के फॉर्म में, क्रियात्मक रूप में इन्होंने परिभाषित किया। जैसे नॉलेज जो थी, उसका जो हमारा ज्ञान होता है, ज्ञान का मतलब होता है हमें कितना लर्न हो गया, मेमोरी या रिमेंबरिंग से मतलब है, तो उसको हमने यहाँ रिमेंबरिंग कहा। कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग कहलाया, एप्लीकेशन अप्लाइंग, एनालिसिस एनालाइजिंग। और जो ऊपर के आप देख रहे हैं, जिसमें सिंथेसिस को ऊपर कर दिया गया है और इवैल्यूएशन को नीचे कर दिया गया है, तो इवैल्यूएशन मतलब इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। सिंथेसिस जो पहले था, वो इवैल्यूएशन से पहला स्तर माना जाता था, लेकिन अब उसको ऊपर कर दिया गया है, क्योंकि जब हम सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसको जज कर लेते हैं, उसके बाद ही हम अपना कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। जब एक चीज़ की पूरी नॉलेज हमें हो जाती है, उसी के बाद हमारा कोई अपना कंसेप्ट हम फॉर्म करते हैं, तो वो क्रिएशन होती है। तो अब उस क्रिएशन को टॉप मोस्ट लेवल पे रखा गया है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, इन सब को एक्शन वर्ब्स में जैसे पहले भी विभाजित किया गया था, यहाँ पर फिर से विभाजित किया गया है। जैसे रिमेंबरिंग की हम बात करते हैं, तो कैन द स्टूडेंट रिकॉल और रिमेंबर द इन्फॉर्मेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन बच्चे को दी गई थी, क्या वो उसको याद रख पा रहा है, क्या वो उसको प्रत्यस्मरण उसका कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो वो किन क्रियाओं को करेगा, वो उसको डिफाइन कर सकता है, उसको डुप्लीकेसी उसकी कर सकता है, लिस्टिंग कर सकता है उन पॉइंट्स की, उनको
मेमोराइज कर सकता है, दोबारा से प्रत्यास्मरण करके लिख सकता है, रिपीट कर सकता है, स्टेट कर सकता है। ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग में जब हम आते हैं तो कैन द स्टूडेंट एक्सप्लेन द आइडियाज़ और कंसेप्ट्स, मतलब क्या स्टूडेंट अपने शब्दों में उस कंसेप्ट की व्याख्या कर सकता है, उसको डिस्क्राइब कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है एंड सो ऑन। ऐसे ही अप्लाइंग की बात करते हैं, कैन द स्टूडेंट यूज़ इन्फॉर्मेशन इन अ न्यू वे, जैसा उसको पढ़ाया गया है उसको अपनी अलग परिस्थितियाँ आने पर क्या छात्र अपने ज्ञान का प्रयोग कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए एफर्ट्स करने होते हैं। देन कैन द स्टूडेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग जो पार्ट्स हैं किसी भी एक कंसेप्ट के, उनके बीच में विभेदीकरण छात्र कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कंपेयर कर पा रहा है, उनको क्रिटिसाइज कर पा रहा है, डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये एनालाइजिंग स्तर की बात होती है। उसके बाद एवेल्युएटिंग की जब हम बात करते हैं तो क्या स्टूडेंट अपनी बातों को जस्टिफाई कर पा रहा है, अपने डिसीजन के साथ स्टैंड कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो वो अपनी बातों को डिफेंड करेगा, जज करेगा, सिलेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा। और क्रिएटिंग की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि छात्र ने अपना नया क्या निर्माण किया है, क्या वो नए कंसेप्ट्स लेकर आया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नया करने की बात की गई है। ये जो ज्ञानात्मक पक्ष है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी आपके सी टेट, यूपी टेट आदि जो होते हैं कंपटीशन एग्जाम्स, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्ञानात्मक स्तर से ही आते हैं और इनके एप्लीकेशन पार्ट्स में ही आते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो है अफेक्टिव डोमेन, जिसको हम भावात्मक स्तर कहते हैं। भावात्मक स्तर में हमारी भावनाओं से संबंधित बातें की गई हैं, जैसे हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे अपने एटीट्यूड की, वैल्यूज़ की बातें की गई हैं। तो यहाँ पर दोबारा से हम चलेंगे तो नीचे से ये भी हायरार्की क्रमबद्ध है, हायरार्की है इसमें भी। जैसे पहला काम होता है हमारा रिसीविंग का, हम कोई भी चीज़ छात्र देखता है, सुनता है और उसको ग्रहण करने का प्रयास करता है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सराउंडिंग्स में होती है, हम हर चीज़ को नहीं सुनते हैं, हम हर चीज़ को ग्रहण नहीं करते हैं। तो रिसीविंग अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। पहले हम उसे ग्रहण करते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ हमें ये चीज़ समझ में आ रही है तो उसके समझ के अनुरूप हम उसके प्रति कोई ना कोई अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। और जब हम प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं तो उसके बाद जब हमें कंसेप्ट समझ में आने लगता है, प्रतिक्रिया हम करने लगते हैं, इंटरेक्शन होने लगता है, तो हम उससे रिलेटेड, उस कंसेप्ट से रिलेटेड वैल्यूज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ये चीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल है या ये कंसेप्ट की क्या क्या वैल्यूज़ हैं और हमें इसे क्यों जानना चाहिए, आदि आदि। उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं, हमने जो कुछ भी सीखा है या उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम एक प्रॉपर वे में व्यवस्थित कर लेते हैं और व्यवस्थित करने के बाद उनको इंटरनलाइज कर लेते हैं, मतलब अपने व्यक्तित्व का एक पार्ट बना लेते हैं। अपने आचरण में उन वैल्यूज़ को, उन मूल्यों को हम धारण कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा साइकोमोटर डोमेन, क्रियात्मक पक्ष। इसको पहले कोनेटिव डोमेन के नाम से जाना जाता था। सन 1966 में जब सिम्पसन ने ये बात कही तो कोनेटिव डोमेन कहकर ये बात कही। उसके बाद हैरो ने 1972 में दोबारा से इस कंसेप्ट को आगे बताया और यहाँ पर जो हम मैनुअल स्किल्स की बात करेंगे वो हैरो के कंसेप्ट्स के आधार पर करेंगे। हैरो ने कहा कि पहला जो हम लोगों का, बच्चों का क्रियात्मक पक्ष होता है वो होता है रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट से मतलब है जो हमारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता, जैसे पलकों का झपकना, दिल का धड़कना, या अगर हमें कहीं कोई चोट लग जाती है तो उसके प्रति हमारा जैसे हाथ हमारा जला तो एकदम से हाथ का पीछे हो जाना, कहीं चोट लगी तो एकदम उस बॉडी पार्ट का वहाँ से हटा लेना। हम कुछ सोच नहीं पाते, उससे पहले ही ये क्रियाएं हो जाती हैं, तो वो सब किस में आती है, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स में। उसके बाद आते हैं बेसिक मूवमेंट्स जो हम इंटेंशनली करते हैं, जैसे हमें चलना है, दौड़ना है, बच्चे को उठकर जाना है, बैठना है, कोई भी काम करने के लिए एक्टिव होना है। ये बेसिक मूवमेंट्स होते हैं जो दिन भर बच्चा या नॉर्मल कोई व्यक्ति करता है। देन परसेप्चुअल एबिलिटीज़, जो चीज़ हम अपने वातावरण से परसीव कर रहे हैं, जो हम ग्रहण कर रहे हैं, उसके आधार पर हमारी क्रियाओं में जो भी परिवर्तन आते हैं वो परसेप्चुअल एबिलिटीज़ कहलाती हैं। हम दूसरों को देखकर उन चीज़ों को ग्रहण करते हैं और उनको करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद फिजिकल एबिलिटीज़, जो कुछ हमने देखा उसको पूरी और इफ़ेक्टिव तरीके से हम करेंगे। जैसे कुछ मीन्स लिखने की क्रिया है, अगर हम लिख रहे हैं तो लिखने का प्रयास करना, दौड़ना या उठाकर किसी चीज़ को रखना, ये सब हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ होती हैं।
देन हमारी स्किल्ड मूवमेंट्स आती हैं, मतलब कौशलात्मक हमारी क्रियाएं आती हैं, जैसे फाइन आर्ट्स को हम कह सकते हैं, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, किसी चीज़ में कुछ कढ़ाई बुनाई आदि करना, जिनमें बहुत प्रिसीजन चाहिए, मतलब जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारा वर्क होता है, उसमें हम एफिकेसी के आधार पर उनको डिफ़ाइन करते हैं। या जैसे अगर हम लिखने की बात करते हैं तो हम फिज़िकल एबिलिटीज़ में हमने सामान्य रूप से लिखा, लेकिन जब हम स्किल्ड मूवमेंट्स की बात करते हैं तो कैलीग्राफी, जो बहुत सुंदर से बनाकर लिखा जाता है, वो यहाँ पर आ जाता है। या कोई भी ऐसा कौशल जिसमें आपको एक प्रिसीजन की ज़रूरत होती है, जो बहुत फाइंड स्किल्स होती हैं, उनको हम स्किल्ड मूवमेंट्स में कंसिडर करते हैं। एंड लास्ट हमारा जो आता है वो होता है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, मतलब इसमें बिना बोले अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से, अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, अपने एक्सप्रेशंस के माध्यम से, फेस के एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, मतलब नॉडिंग करते हैं हम, हेड हिलाते हैं, हाथों के कोई मूवमेंट्स करते हैं, जिसमें हम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम अपनी क्रियाओं को, मतलब हम अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, दूसरे को हमारी प्रतिक्रिया से समझ में आने लगता है, तो ये हमारा कॉग्निटिव डोमेन कहलाता है। देन अब इसको समराइज हम लोग कर लेते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है वो वास्तविक रूप में उद्देश्यों के आधार पर बनाई गई एक ऐसी क्रिया है जिससे हमारी टीचिंग लर्निंग जो है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो चलती है, वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाती है, छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। टीचर्स को ये क्लियर हो जाता है कि हमें आगे किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चलना है, कैसे छात्र को एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंचाना है, और साथ ही छात्रों को भी ये मालूम पड़ जाता है कि वो किस स्तर तक सीख चुके हैं। इवन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हम लोगों को बीइंग अ टीचर टेस्ट बनाने के लिए भी काम आती है। अचीवमेंट टेस्ट हम बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हम लोगों को बनाने होते हैं, उन सब के लिए भी हमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये सभी टीचर्स को और जो इन सर्विस है, प्री सर्विस है, उन सभी के लिए बहुत फ्रूटफुल है। इसका ज्ञान होना हम लोगों के लिए बहुत एसेंशियल होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड प्लीज़ like, subscribe and share my videos if you like them. Thank you.